सो हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश एंड यू आर वाचिंग HD क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, दिस इज वेरी इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, आपको बस सुनना है और उसको समझना है तो आप उसको इजीली ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है वर्ड हाउस प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज वर्ड इनकम। ठीक है, तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स का पोस्टमार्टम करते हैं। तो हमारा पहला जो वर्ड है दैट इज इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है, जो आप अर्न करते हो। ठीक है, दैट इज इनकम। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। टेल मी। आप बोलोगे भैया एक घर है, ठीक है, एक घर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी। इस घर को अगर मैं रेंट में दूंगा तो कोई खरीदेगा तो है नहीं, क्योंकि इतना गंदा घर है। बट इसी घर को अगर मैं रेंट में देके अगर मैं अर्निंग कर रहा हूँ तो दैट इज माई हाउस प्रॉपर्टी। आपका सोचना बिल्कुल सही है। ठीक है, एक घर को यानी कि एक बिल्डिंग को, एक स्ट्रक्चर को अगर हम रेंट में लगा के उससे अगर हम अपना अर्निंग जनरेट करते हैं, ठीक है, रेंटल अर्निंग, माइंड माई वर्ड, रेंटल अर्निंग, दैट इज माई हाउस प्रॉपर्टी। कुछ क्वेश्चन है दिमाग में, मैं पूछता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एक घर है, ठीक है, आपके पास एक घर है, इसको आपने रेंट में लगाया और उससे क्या किया, रेंटल इनकम जनरेट किया। तो क्या ये आपका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? आंसर इज यस, ये HP इनकम में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लो कि आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज मान लो आपके पास क्या है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 10 मान लो ये फ्लोर्स है। ठीक है, आपने क्या किया, हर एक फ्लोर को, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 फ्लोर है आपके पास, अब पांचों को आपने रेंटल कर दिया। ठीक है, रेंटल इनकम आप इससे जनरेट कर रहे हो। ईच फ्लोर इज 10,000। तो मेरे को बताओ, क्या ये भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? आंसर इज यस, ये भी HP में आ जाता है। ठीक है, यानी कि आप रेंट में आप दे रहे हो। ठीक है, रेंटल इनकम से आप जनरेट कर रहे हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सपोज मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अंडर कंस्ट्रक्शन है और मतलब कंस्ट्रक्शन में अभी टाइम लगेगा, तो फिर भी एक बंदे ने कहा है कि मेरे को इसमें रहने दे दो। पता है नहीं क्यों, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बंदे को कुछ लगा होगा, बोलता है कि मेरे को इसको रहने दे दो, अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी कुछ सालों तक इसमें काम होगा नहीं, और एक बंदे ने कहा है मेरे को रहने दे दो। क्या ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो, इट इज नॉट HP, इट इज नॉट कवर्ड अंडर HP। रीजन, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर जिसको आप एक लैंड के ऊपर बनाते हो और उसमें आप रहते हो। ठीक है, बट ये तो एक स्ट्रक्चर है ही नहीं पूरी तरह से। भाई तुम एक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कि 4 दीवारी है, छत गायब, अगर मान लो छत गायब हो गया, 4 दीवारी है, तो वह हाउ यू डिटरमाइन दैट इट इज एन स्ट्रक्चर? यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, यू कैन नॉट बी से दैट इट इज ए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी आप उससे रेंटल इनकम अर्न कर पाओगे। चलो एक और बात बोलते हैं कि भैया मेरे दोस्त का एक बिल्डिंग है, मेरे फ्रेंड का ये बिल्डिंग है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हाउस मतलब रेंट में दे देता हूँ। ठीक है, और इस पे HP का इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तो क्या ये मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा? ठीक है, सपोज मान लो दोस्त ने बोला है कि भाई 5 साल तक मैं बाहर चले जाऊंगा, तू मेरे फ्लैट में रहना, आराम से मौज मस्ती करना। मैंने बोला भाई मज़ा आ गया, बढ़िया बुद्धि। मैंने बोला कि यार रेंट में लगा देता हूँ। ठीक है, तो रेंट में लगा देता हूँ, तो क्या मैं ये जो इनकम है, क्या ये मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? क्या ये मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी होगा? आंसर इज, ये मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। तो
क्वेश्चन है कि मेरे लिए क्या होगा, मैंने आपको कल ही बताया है हमारे यहाँ पर 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है। अगर चारों में से कोई काम नहीं करता है तो हम लोग का लास्ट क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमारा लास्ट क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हम लोग यहाँ पर कहाँ चले जाएंगे, आईएफओएस में। यहाँ पर भी कहाँ चले जाते हैं, आईएफओएस में। ये होगा मेरे लिए, ये नहीं होगा। आपको समझ में आना चाहिए मैं केस जो बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम जनरेट करने के लिए हम उस लैंड मतलब उस बिल्डिंग के, उस हाउस के ओनर होना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। और वो जो है एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग को दो बात समझ में, एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है और दूसरा ये ओनर होना जरूरी है, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, ये सब मत लिखो और जरूरी नहीं है, ये लिख, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होना जरूरी है, ये ओनर होना जरूरी है, पहली बात। तीसरी बात आप उससे बिजनेस का इनकम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लो, सपोज मान लो कि आपके पास एक घर नहीं है, दो घर नहीं है, सपोज मान लो कि आपके पास 10-15 घर है, ठीक है। आपका यही काम है कि आप क्या करते हो, बिजनेस क्या करते हो, आप हर एक जगह में अपना घर ठीक है, एक घर खरीद लेते हो और उसको क्या करते हो, बाद में रेंटल इनकम दे देते हो, रेंट में चढ़ा देते हो, ठीक है। इन सभी को रेंट में चढ़ा देते हो और आप बैठ के रेंट खाते हो, ठीक है। तो क्या ये रेंटल इनकम भी आपके लिए है, क्या है, एचपी, क्या ये है? नहीं भाई, एक तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मेरा ये बिजनेस है, इट इज नॉट माई एचपी, इट इज माई बिजनेस। तो ये पीजीवीपी हेड में चला जाएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज लास्ट वीडियो को देखने के बाद ही यहाँ पर आना, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। अगर आप नहीं समझोगे तो आपको पता ही चलेगा कि पीजीवीपी क्या होता है, ये एचपी क्या होता है, ठीक है। मैं तो शॉर्ट फॉर्म लिखते रहूँगा, आप लास्ट वीडियो में देखना, वहाँ पर फुल फॉर्म लिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें क्या बोलता है कि आपका जो पीजीवीपी इनकम नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो इनकम है वो बिजनेस के थ्रू नहीं होना चाहिए, ऐसा ना दिखे कि वो इनकम बिजनेस के थ्रू आ रहा है। चलो, वेरी गुड। तो हमारा ये जो 3 कंडीशन ये सेटिस्फाई होगा तभी हम लोग एचपी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ये चला जाएगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अगर मैं किसी को, अच्छा, ये जो सेक्शन लिख रहा हूँ, ये सेक्शन लिखने की किसी को जरूरत नहीं है, आपके एग्जामिनेशन में भी सेक्शन नहीं पूछा जाएगा। जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, उसको बस रट के चला जाना। ये जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम होता है, ये होता है सेक्शन 22 से 27, हाँ, सेक्शन 22 से 27 के अंदर ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम समझेंगे अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड का मतलब क्या होता है, जब भी आपको याद करो, जब आप अर्निंग्स को रिकॉर्ड करते थे अपने फिनेंशियल, बचपन में चले जाओ, फिनेंशियल अकाउंटिंग बनाते समय जब आप रिकॉर्ड करते थे तो आप क्या फॉलो करते थे, अक्रूवल मेथड। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर आप ये नहीं भी लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक नोट्स बना दूंगा, ठीक है। आइदर मैं आपको बना के यहीं पर दे दूंगा, बोलूँगा लिखो, या फिर मैं क्या करूँगा, आपको अपने जो व्हाट्सएप के जो चैनल है उसके थ्रू दे दूंगा, ठीक है। अक्रूवल बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे करते थे रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप जो इनकम को रिकॉर्ड करोगे, यानी कि क्या भैया आप ये बोलना चाह रहे हो कि हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम, एब्सोल्युटली इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आप ये भी बोलना चाहते हो ये एक तरह का पीएल बना रहे हैं, एब्सोल्युटली एक तरीके का पीएल ही बना रहे हैं। हम लोग पीएल क्यों बनाते हैं, हम लोग पीएल बनाते हैं इनकम जनरेट, मतलब इनकम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, नेट इनकम। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हो तो उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्ड देखो, इनकम, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम। तो एक तरीके से हम लोग पीएल बनाएंगे, लेकिन आपको ये देखने में बिल्कुल भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पीएल जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है भाई।
ये टैक्स का पीएल है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको पीएल बनाना है। आप इसके साथ मजाक नहीं कर सकते इनकम से टैक्स के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बोलेंगे तो हम लोग का यहाँ पर अकाउंटिंग मेथड क्या होगा। तो आंसर है अक्रूवल बेसिस। भाई अक्रूवल बेसिस का मतलब है अरे भाई इनकम अर्न हो या ना हो, अगर इनकम ड्यू भी हो जाएगा, रिसीव नहीं हुआ, तो हम लोग को उसको ले लेना है। अक्रूवल बेसिस का बड़ा सिंपल सा मतलब है वेदर द अर्निंग रिसीव और वेदर द अर्निंग पेड इट इज इररिलेवेंट, उसका ड्यू, ठीक है, और पेबल हम लोग को मतलब जनरेट करना है। जैसे मान लो कि आपका 12 महीने का सैलरी है, ठीक है, 10,000 रुपीज़ कर, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, 12 महीने का सैलरी आता है 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। आप मान लो, सपोज मान लो, एग्जाम्पल ले लो कि साल के अंत में आप एक पीएल बनाते हो। तो अगर आप पीएल बनाते हो तो यहाँ पर आप एक सैलरी लिखोगे, आपका इनकम क्या सैलरी है ना, तो आप यहाँ सैलरी लिखोगे, सैलरी इनकम है आपका। तो जब यहाँ पर सैलरी इनकम लिखोगे तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 10,000, सपोज मान लो आपको ये 10 महीने का इनकम मिला है, ठीक है, सैलरी मिला है, 2 महीने का नहीं मिला है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 10 इंटू 8 लिखोगे या फिर 10,000 इंटू 12 लिखोगे। अगर आप पेबल बेसिस पे बनाते हो, मतलब एक होता है ना गोइंग कंसर्न जो फॉलो नहीं करता, उसके हिसाब से अगर आप बनाते हो तो आप यहाँ बनाओगे। हालांकि मैं बिजनेस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप रियलाइजेबल बेसिस पे अपना जो पीएल बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तो आप इस बेसिस पे बनाओगे, ये लिखोगे। लेकिन अगर आप अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हो, अक्रूवल मेथड, दैट इज अक्रूवल मेथड, ठीक है, तो आपको ये लिखना है और बैलेंस शीट में एक तो चला जाएगा आपका रिसीवेबल एसेट्स बोल के 2 महीने का सैलरी, तो आपका ये नेट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ 12 क्यों लिखते हो, क्योंकि आपको रिसीव हुआ है कि नहीं डजेंट मैटर, आपने क्या अर्न कर लिया है, आंसर इज यस, अर्निंग हो चुका है, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ये अक्रूवल मेथड में, तो यहाँ पर भी यही होता है कि आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है वो आपको रिसीव्ड हुआ है कि नहीं, डजेंट केयर, बट क्या आपने अर्न किया है, आंसर इज यस, देन इट विल बी कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का, थोड़ा सा आगे का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के फ्रेंड ग्रुप्स के पास भी भेजना, कि बोलना कि भाई देखो गणेश भैया जो है वो आराम अच्छे से टैक्स आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। आई एम अश्योर कि मैं आपको टैक्स तो अच्छे से पढ़ा दूँ, ठीक है, आई एम वेरी मच अश्योर। प्लीज़ जो वीडियो है आप इसको दूसरों को भेजना, ताकि उसको भी समझ में आए कि यार ठीक है, टैक्स उतना भी हार्ड नहीं है जितना लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग का जो है कंप्यूटेशन आता है। कंप्यूटेशन का मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया है, एक कंप्यूटेशन, एक आपको क्या किया, कंप्यूटेशन दिया है। कंप्यूटेशन का मतलब बोला है कि आपको एक फॉर्मेट देते हैं, आप इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है अपना कैलकुलेशन करना, समझा, ठीक है। बोलता है पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले तो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ता है। वर्ड में अभी मत फंसना, मैं पहले बोल रहा हूँ, अभी मेरे को बहुत पढ़ाना है, बहुत, ठीक है, बहुत अंदर तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। वर्ड अभी सिर्फ सुनो तो बोलो मत। इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, एनएवी, और एनएवी में से अगर हम लेस कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24 के अंदर पहला आता है 24A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है,
which is 30% of NAV, and second is 24B, which is interest on loan अंडर सेक्शन 24 है। 24B तो समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन। ठीक है, लिख लो, इसको बना लो। ठीक है, इसको बना लो एक और। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस फॉर्मेट को एक अच्छी जगह में बना लो, बराबर कमाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो बच्चा, सुनो सुनो सुनो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू? व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू? स्टार्टिंग हम लोग कहीं से हुआ है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है क्या। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है कि एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, और एक्चुअल रेंट, ठीक है, इनमें से जो हायर है, इस तरह का सिग्नेचर का मतलब है हायर। ठीक है, इन दोनों में से जो ज्यादा है। ठीक है, ये आ जाता है मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो मेरा आ जाता है ग्रॉस एनुअल। अब मेरी बात सुनो, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि हमने जो एक्सपेक्ट किया है रेंट, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का तरीका क्या है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, आप लोग प्लीज फुल फॉर्म में लिखना। ठीक है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, फेयर रेंट, ठीक है, इन दोनों में से जो हायर होगा। ठीक है, बट अच्छा, बट यहाँ पर लिखो, बट नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, बट नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये क्या है? एक्चुअल रेंट के बारे में सबसे पहले समझते हैं। एक्चुअल रेंट का मतलब जितना महीने का रेंट मेरे को मिलता है, जितने महीने का रेंट मेरे को मिलता है। अगर मेरे को 12 महीने का रेंट मिलता है तो मेरे को 12 महीने का यहाँ पर लिखेंगे। 10,000 करके 12 महीने का मिलता है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 10,000 करके अगर मेरे को 8 महीने का मिलता है तो मेरे को लिखूंगा मैं 10,000 इंटू 8। ठीक है, अगर मेरे को 5,000 करके मेरे को 3 महीने का मिलता है तो 5,000 इंटू 3 लिखूंगा। ठीक है, अगर मेरे को, ठीक है, तो इस तरह से मेरे को मिलता है। तो ये हो गया एक्चुअल। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? हमने जो एक्सपेक्ट किया, एक्सपेक्टेशन जो होगा, यानी, ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो होगा। अब एक्सपेक्टेशन मेरा निकलता कैसे? एक्सपेक्टेशन निकलता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर्स। वर्ड आता है कि भैया ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? तो हम लोग जहाँ पर भी अपना घर बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप काकुरगाछी में घर लेते हैं, ठीक है, तो काकुरगाछी में जो रेंटल इनकम, मतलब रेंटल एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू यानी कि म्युनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होता है, एक वैल्यू फिक्स किया जाता है। सपोज मान लो म्युनिसिपैलिटी वाले लोगों ने बोला कि 5,000 हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, सपोज मान लो साल का, वर्ड देखो साल का, वो म्युनिसिपल लोग तो साल का देते हैं ना। ठीक है, 5,000 रुपया मेरा वैल्यू होगा। एग्जाम्पल फेयर रेंट, ठीक है, यानी कि फेयर रेंट का मतलब है एक्चुअल में उसका वैल्यू होना क्या चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का एक्चुअल में उसका वैल्यू होना ही क्या चाहिए। ठीक है, ऐसे तो नहीं है ना कि किसी प्रॉपर्टी का, अगर मान लो कि आप कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हो तो आप क्या बोलोगे, यार इसका फेयर रेंट क्या है, मेरे को बताओ। तो फेयर रेंट का मतलब क्या हुआ कि मेरे प्रॉपर्टी का एक्चुअल में वैल्यू क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, सपोज मान लो कि 5,000 ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है मेरा 6,000। ठीक है, तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन है? 6,000, तो मैं 6,000 ले लूँगा। ठीक है, बट नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड
रेंट कंट्रोल एक्ट एक बनाया गया, जिस तरह से आपका इनकम टैक्स एक्ट है उस तरह से रेंट कंट्रोल एक्ट भी है। तो उसके हिसाब से आपका जो है रेंटल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंट्रोलर बोलता है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज मान लो एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है, ग्रॉस में है, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज मान लो कि मेरा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो कितना है, साल का 10,000, ठीक है, और जो मेरा फेयर रेंट है वो है मेरा साल का 15,000, ठीक है। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आप ले लोगे, दैट इज़ कितना लोगे आप, 15,000, ठीक है। 15,000 आपने ले लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे। सपोज मेरा स्टैंडर्ड रेंट कितना है, मेरा स्टैंडर्ड रेट है कितना, 10,000, ठीक है। तो 10,000, तो ये क्या बोलता है, मेरा वर्ड बड़ा क्लियर है, बट नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेट, यानी कि इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा दैट इज 15,000, ये जो है मेरा स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों में जो लोअर है वो वाला ले लो, इन दोनों में से जो छोटा है वो ले लो, ठीक है। आप ऐसे भी याद करो कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो बड़ा है सबसे पहले वो ले लेंगे, उसके बाद जो आया उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, और इन दोनों में जो छोटा है वो ले लेंगे। मेरी बात को समझो ध्यान से, ठीक है। कैलकुलेशन भी आपको इसी तरीके से ही करनी है, ठीक है, पूरे सम्स में। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस वर्ड पे फोकस करो। सबसे पहले मैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ढूंढूंगा, उसके बाद मैं फेयर रेंट ढूंढूंगा। इन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा वो मैं कंसिडर कर दूंगा, दैट इज 15,000। उसके बाद मैं देखूंगा क्या मेरे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, अगर दिया होगा तो वेरी गुड, तो 10,000 ले लूँगा, सॉरी लोअर जो है वो ले लूँगा। तो इसमें लोअर मेरा कितना हुआ, 10,000। तो ये 10,000 मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। आई एम वेरी स्लो, वेरी मच स्लो, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग फोकस करो, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो आप जरा यहाँ ध्यान से देखो, हमारा पहला जो पार्ट था वो डन हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का पहला हमारा पार्ट, ठीक है। ये क्या था हमारा पहला पार्ट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट। हमारा जो दूसरा पार्ट आ जाता है वो आ जाता है, ठीक है, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट। अच्छा भैया आप मेरे को एक बात बताओ, इस तरह से कैलकुलेशन करने का जरूरत क्या था भाई, इस तरह से कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत क्या था, ठीक है। जानना चाहोगे, एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है बट बता देता हूँ। जब भी आपको रेंटल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो आप मेरे को बताओगे कि मेरा जो रेंट है वो 15,000 है, ठीक है। सरकार, आप क्या बोलोगे, 15,000 का रेंट है, लेकिन आपको 15,000 के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, क्लियर। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, तुमको मिला हमको भी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट बड़ा क्लियर है कि तुमको मिला तो मेरे को भी चाहिए, व्हाट्सएप, तुमको मिला तो मेरे को चाहिए। आप आपको अगर 15,000 का इनकम हो रहा है तो उसके ऊपर आप टैक्स भरोगे। टैक्स छुपाने के लिए आप क्या बोलोगे कि मेरा इनकम बाबू 15,000 नहीं है, 5,000 ही। आप क्या बोलोगे, मेरा इनकम, आप तो और कम बोलोगे कि भाई मेरा इनकम 1,000 रुपया है, 1,000 रुपये के ऊपर टैक्स लो। तो इनकम टैक्स एक्ट बोलती है कि यहाँ पर मेरा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या मेरा कुछ लिखा हुआ है, हमको नहीं पता यहाँ का वैल्यू कितना है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंसीडर करते हैं उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो इनकम टैक्स बोलती है ठीक है, आपने बोला 15,000, एक आपका बात अभी हटाया था, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा तब आपको समझ आएगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर जो एक्चुअल रेंट है वो है लेट्स से मेरा 20, लेट्स से मैं एक्चुअल रेंट इनकम टैक्स को बोल रहा हूँ छुपाने के लिए। लेट्स से मेरा है कितना, 10, लेट्स से नहीं 5,000 पकड़ो भैया, 5,000, ठीक है। तो मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू और, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आता है, ये मेरा आ गया था एक्सपेक्टेड रेंट, ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट, अरे ये वाला था,
और ये एनुअल रेंट, इन दोनों में से जो हायर होगा ज़्यादा वही होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट मेरा कितना आया था, 10,000। एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 10,000 आया था। ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके लोअर ले लिए तो 10,000। और मैं यहाँ पर सरकार को बोल रहा हूँ 5,000 है। सरकार जब अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रही है कि यार मेरा तो एक्सपेक्टेड मैं मानता हूँ 10,000 है, ठीक है, यहाँ का रेंट, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू अगर मान लो कि 10,000 यहाँ का है, मार्केट में बोलता है कि 15,000 है, चलो कोई बात नहीं, मार्केट का 15,000 देख लेता हूँ। इन दोनों में से जो ज़्यादा है उसी के ऊपर टैक्स लूँगा, ठीक है। मार्केट बोलता है 15,000, हम बोलते हैं 10,000। अगर यहाँ मार्केट 5,000 बोलता तो मैं 10,000 में ही टिका। यानी सरकार बोलती है हम जो बोल रहे हैं उसको पहले समझो, ठीक है, हमने भी कुछ किया है, पढ़ाई लिखाई किया है, ठीक है। तो सरकार बड़ा सिंपल सा बात बोलते हैं, हम जो बोले उसको समझो। अगर मेरा ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू म्यूनसिपैलिटी लोग बोलता है कि मेरा 10,000 और हम यहाँ बोल रहे हैं कि मार्केट के हिसाब से 5,000 अभी चल रहा है, तो क्या हम 5,000 के ऊपर ले लेंगे टैक्स? ऐसा कोई बात हुआ? मार्केट तो आज 5,000 है, कल जाके 25,000 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या है, पहले तो बोलता है कि अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो मार्केट हमेशा नीचे रहेगा। सब उन मामले एक यूनियन बना दिया, यूनियन बोला कि मार्केट को नीचे ही रखना है, सरकार लोग को ऊपर दे लेती है, तो ये हो गया, यूनियन बना दिया 5,000। तो सरकार ने इसी को रोकने के लिए बात बोला है कि मेरा ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू 10,000 है, फेयर रेंट मेरा 15,000 है, इन दोनों में से जो हायर होगा वो ले लो, ठीक है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट, अब सरकार की बात के ऊपर भी सब लोग बोल रहे हैं कि सरकार, आप हर एक म्यूनसिपैलिटी के हिसाब से अलग अलग बोलते हो, कभी कोई म्यूनसिपैलिटी ये बोलता है, कभी कोई म्यूनसिपैलिटी ये बोलता है, हम किसकी बात नहीं माने तो बोलोगे कि किसी की बात मत मानो, आप स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट की बात, ठीक है। लॉ सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, सरकार जो है इट इज़ बियॉन्ड ऑफ लॉ, सरकार भी लॉ को तोड़ नहीं सकती, सरकार को भी दायरे में रख के ही काम करनी होती है, ठीक है। तो सर बोलता है आप स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट की बात मानो, तो आपने बोला है सरकार 10,000, मार्केट ने बोला है 15,000, लेकिन स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट जो बोलता है, लॉ बोलता है, वो है सिर्फ 10,000। स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट क्या बोलता है? सिर्फ 10,000 है। अरे भाई 10,000 से कंफ्यूज हो रहे हो, चलो 9,000, 1,000 कर दो। स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट बोलता है सिर्फ 9,000, बोलते हैं सरकार तूने भी तो ज़्यादा बोला, मेरा मतलब आपने भी ज़्यादा बोला, फेयर एंड मार्केट ने भी ज़्यादा बोला, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट बोलता है सिर्फ 9,000, ठीक है। तो आपको जो है टैक्स 9,000 के ऊपर देखना पड़ेगा, समझ में आई बात? उसके बाद आ जाता है मेरा एक्चुअल रेंट। इन डेप्थ में पढ़ाने का बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि आप जब इसको रटो, मतलब समझो, तो आप इसको सिर्फ रटो मत, आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ये सरकार ये बात बोल रही है, ये मार्केट ये बात बोल रहा है, एक्ट ये बात बोल रहा है, हम ये बात बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात? कौन कौन कितना कितना बात बोल रहा है, तो आपको इतनी तरीके से आपको कंसीडर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, ये हो गया एक्चुअल रेंट, ठीक है। मेरा एक्चुअल रेंट भी खत्म हो गया, मेरा जीएवी तक आ गया, ठीक है। ये देखिए मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया। अब उसमें से लिस्ट करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड। वर्ड आता है व्हाट इज म्युनिसिपल टैक्स पेड। म्युनिसिपल टैक्स पेड का मतलब होता है, आप लोगों ने अपने पापा मम्मी से भी सुना होगा, जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं म्युनिसिपल टैक्स का, ठीक है, मतलब जब भी कहीं पर हम लोग रहते हैं, किसी घर में अपना ओन करके रहते हैं, तो हम लोग को हर साल जो है उसके केएमसी को, जैसे यहाँ पर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो आपके वहाँ भी कुछ होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर टैक्स पे करते हैं, ठीक है, एक टैक्स हम लोग पे करते हैं। रीज़न, म्युनिसिपल टैक्स पेड वो लोग मांगता है भाई, ठीक है, वो लोग मांगता है, ठीक है, कोई रीज़न है नहीं इसका। वो लोग बोलता है कि आप यहाँ पर घर में रह रहे हो, आपका रोड में बना रहा हूँ, आपको थोड़ा तो टैक्स देना ही पड़ेगा, तो ये पेमेंट है। वर्ड वो ध्यान से देखो, लिखा है पेड, क्या लिखा है? पेड। भैया रिसीव नहीं, मतलब पेबल नहीं लिखा हुआ, पेड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? कैश बेसिस फॉलो कर रहा है? यस, 100% यस, दे आर फॉलोइंग कैश बेसिस। अगर आपने म्युनिसिपल, आपका मान लो एक घर है, आप उसके ऊपर साल का 5,000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करते हो, तो क्या आप उसको लेस कर सकते हो? आंसर इज यस, कंप्यूटेशन से लेस कर। देखो कंप्यूटेशन से जो चीज़ लेस होता है, इसका मतलब आपको कम टैक्स देना पड़ेगा।
कंप्यूटेशन में जो जो चीज़ ऐड होता है इसका मतलब आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आपको एक छोटी छोटी बात को समझना पड़ेगा। हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, इनकम। इनकम में जो जो चीज़ लेस होता है इसका मतलब क्या, इनकम कम कर देगा वो। और इनकम में जो जो चीज़ ज़्यादा होता है इसका मतलब क्या करते हैं, ज़्यादा टैक्स देते हैं। ठीक है, इनकम जो जो चीज़ जुड़ता है। तो हमेशा याद रखना है एक बात को, जो हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं वो इसी बेसिस पे पढ़ते हैं कि हम लोग को कौन सा चीज़ लेस करना है, कौन सा चीज़ ऐड करना है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो, सपोज मान लो, एग्जांपल ले लो, यहाँ पर बोलता है म्यूनसिपल टैक्स पे, सपोज मान लो कि 2021-22 का आप जो है टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, आपने 5,000 पेमेंट कर दिया, वर्ड मेरा सुनो, पेमेंट कर दिया, तो आप क्या करोगे, बोलोगे 5,000 लेस हो जाना चाहिए, कंप्यूटेशन से 5,000 लेस होना चाहिए। आप बोलते लाइबिलिटी आपके ऊपर 5,000 ही बना था, आपने 5,000 पे कर दिया। सब मान लो 22-23 में आपने क्या किया, आपके ऊपर लाइबिलिटी 5,000 का बना था, आपने पेमेंट 3,000 का किया है। 2,000 बाद में दोगे, आपका म्यूनसिपल टैक्स थोड़ी ना भागा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बाद में 2,000 दे दोगे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो क्या मैं इस बार इस ईयर में 5,000 लेस कर दूं या 3,000 लेस करूं, बताओ मेरे को। क्या मैं 5,000 लेस करूं कि 3,000 लेस करूं, ध्यान से बताओ। आप बोलोगे भैया 2,000 तो बाद में पे कर ही दूंगा, तो भाई जब पे करोगे तब करो, आई डोंट केयर। लिसन ब्रो, आई डोंट केयर तुम पे कर रहे हो कि नहीं। यहाँ पर क्लियर वर्ड दे दिया इनकम टैक्स वाले लोगों ने कि म्युनिसिपल टैक्स पेड। ठीक है, यानी पेमेंट बेसिस पे होगा, दैट इज 3,000। बोलेगा भैया 2,000 जो पेमेंट कर दूंगा, मान लो कि रिटर्न, मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, उसके बाद मतलब मान लो कि मैंने कभी भी 2,000 पेमेंट कर दिया, तो क्या, तो क्या बोलेगा, कोई बात नहीं। 23-24 में जब आप फिर से टैक्स कंप्यूट करोगे तो आप बोलोगे 5,000 प्लस 2,000 7,000, लेस कर दो, रिडक्शन ले लो। ठीक है, बड़ा क्लियर कट है इनकम टैक्स। ठीक है, याद रखो, इनकम टैक्स म्युनिसिपल टैक्स पेड बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, म्युनिसिपल टैक्स इज 10%। बताओ, आपने ये कंप्यूटेशन देखा, इसमें आपको म्युनिसिपल टैक्स जो है पेड 10%, किसके ऊपर आप 10% मारो? क्या आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है 10% मारने के लिए? सपोज मान लो यहीं पर बोल दिया 10%, किसके ऊपर मारो? यहाँ आपको नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ क्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, दिख रहा है यहाँ पर क्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ये है आपका क्रॉस म्युनिसिपल, इसके ऊपर आप 10% चार्ज करोगे। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? चलो, ऑलरेडी 34 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग कहीं जाना मत, आप लोग बस वीडियो देखते रहो। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि 10% जो है वो किसके ऊपर होता है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यूज के ऊपर ही होता है। ठीक है, ये 10% किसके, ग्रॉस म्युनिसिपल पेमेंट बेसिस पे होता है। ठीक है, आपको पेमेंट करना था 5,000 म्युनिसिपल टैक्स, आपने पेमेंट कर दिया, जानते हो कितना, आपने कितना पेमेंट किया जानते हो? 3,000। ठीक है, 3,000 पेमेंट किया, बोला 2,000 बाद में। अगला साल आप गए, ठीक है, ये आपने किया 22-23 में, तो आपने क्या किया, 3,000 के ऊपर डिडक्शन क्लेम कर लिया, यानी 3,000 रुपया लेस कर दिया। ठीक है, अगला साल आप गए, आप बोलते हो सरकार को, सरकार ये लो 5,000 इस साल का और 2,000 अगले साल का जो नहीं दिया था ना इस साल। सरकार ये मतलब म्युनिसिपल वाले लोग बोलती है, क्या कहाँ जा रहे हो भाई, 2,000 तुमने तो दे दिया, इंटरेस्ट भी इसके ऊपर लग गया, 2% इंटरेस्ट दो। ठीक है, तो ठीक है 2% इंटरेस्ट दो, तो आप क्या बोल रहे हो, सरकार 2,000 का 2% 40 रुपये का इंटरेस्ट ले लो,
एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है, 2% नहीं लगता है इसे, 40 रुपए का इंटरेस्ट ले लो। फिर बोलता है कहाँ कहाँ पेनल्टी भी दो, पेनल्टी कितना, 600 रुपये पेनल्टी दो, ठीक है, तो इतना पेनल्टी हो गया। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 7640। तो आपने पेमेंट तो 7640 किया है, तो क्या आप इस 7640 का डिडक्शन ले सकते हो, यानी लेस कर सकते हो? आंसर इज नहीं, आप इस 7640 को लेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर लॉ फिर क्लियर कट है कि आप इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। बड़ा क्लियर कट है, समझ में आया मेरे बात? नहीं समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज मान लो कि आपने सीवरेज टैक्स, ठीक है, सीवरेज टैक्स 12,000 का था, आपने पेमेंट किया। क्या आप बोल सकते हो सीवरेज टैक्स मेरा म्युनिसिपल टैक्स है? नहीं, सीवरेज टैक्स मतलब वो जो नादा उदा साफ करते हैं ना, उसके लिए जो हम लोग पेमेंट करते हैं, दैट इज सीवरेज टैक्स, ठीक है। सपोज मान लो कि आपको बोला गया है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो सीएससी का है वो पेमेंट किया है, क्या आप उसको म्युनिसिपल टैक्स बोलोगे? आंसर इज नहीं, आप उसको म्युनिसिपल टैक्स नहीं बोलोगे। म्युनिसिपल टैक्स बड़ा क्लियर कट है। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब है आप जो म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी को आप जो देते हो, दैट इज अ म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। ये म्युनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद हमारा क्या आता है, हमारा आ जाता है आपका स्टैंडर्ड रेट, ये रहा ये एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, क्या आता है, नेट एनुअल। उसके बाद हम लोग दो चीज लेस करते हैं, बस मेरा काम खत्म, मेरा सवाल खत्म, तो चैप्टर खत्म, आपके हाथ में 8 से 10 मार्क्स आ गए। सिर्फ दो चीज और लेस करते हैं, सिर्फ दो चीज, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 24B। 24A में बताऊं, बस 5 सेकंड की बात। एनएवी आपका जितना आया ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया, ठीक है। एनएवी आपका जितना भी आया, इसके ऊपर आप 30% मार दो, तो आपका ये सेक्शन 24A के हिसाब से जो है वो निकल आएगा, है ना। इसके ऊपर आप बस 30% मार दो, आपका सेक्शन 24 के हिसाब से, 24A के हिसाब से जो है वो निकल आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखो 24B है ना, आप इसके ऊपर क्या करो, ये है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या इसको भी 30% 20% मार दो? अरे नहीं भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, बहुत पेचीदा है ये, समझो। अभी तक आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ अभी तक मैंने जो बोला। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग आए थे, हम लोगों ने समझा था कि अपना जो है 3 चीज होना चाहिए, जिससे कारण हम बोलेंगे कि दैट इज कंसिडर्ड ऑन माई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये 3 चीज नहीं है तो मैं बोलूँगा मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। मेरा सबसे पहला तो मेरा जो है वो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद मेरा जो है ओनर होना चाहिए हम उसके बाद हम पीजीबीपी इनकम उससे जनरेट नहीं करेंगे, यानी कि बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो मेरा बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए, मैं उस हाउस प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग का ओनर हूँ, और ये जो है एक रियल में एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और पूछ लेता हूँ, लैंड है ना, उसको भी तो रेंट में दिया जाता है ना, बोलोगे भैया लैंड को रेंट में दिया जाता है, हाँ, तो क्या उसको भी मैं ये हाउस प्रॉपर्टी में ले लूँ? बताओ, क्या मैं उसको हाउस प्रॉपर्टी में ले सकता हूँ? आंसर इज नहीं ले सकते। यहाँ पर बड़ा क्लियर कट बोलता है कि आपको स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन पूरा होगा तो आपका हाउस प्रॉपर्टी है। दूसरी बात मैंने क्या बोला, अप्रूवल मेथड से, अप्रूवल बेसिस से करेंगे।
यानी कि मैं अप्रूवल बेसिस है, यानी कि अगर मैं 12 महीने में अगर मान लो रिसीव करता हूँ, देखो ना ये 10,000 मैं 12 महीने का अगर रिसीव करता हूँ तो मैं 12 दूंगा। अगर मैं 8 महीने का रिसीव कर रहा हूँ तो वो भी मैं 12 महीना ही मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू करूँगा। उसके बाद हमारा एक कंप्यूटेशन का तरीका आ गया। कंप्यूटेशन का तरीका में हम लोग को क्या बताया जाता है, कंप्यूटेशन का तरीके में हम लोग को बताया जाता है हम लोग को सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू देना है, उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स लेस करना है उसमें से, तो मेरा नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। उसमें से मेरे को 24A 24B लेस करेंगे तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब बोलते हो भैया ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट में से एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो ले लो। अब बोलोगे भैया एक्चुअल रेंट तो आ गया 12 महीने का 10,000, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा, तो मैं फिर बोलता हूँ एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक है। ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू, सरकार म्यूनसिपल वैल्यू जो बोल रही है, म्यूनसिपैलिटी वाले लोग जो बोल रहे हैं KMC, फेयर रेंट मार्केट जो बोल रहा है, इन दोनों में से जो ज़्यादा है वो ले लो, ठीक है। लेकिन रुको, जाते जाते एक बार सरकार की बात भी सुनते जाना। एक्ट की बात, वो जो बोलता है वो फाइनल होता है, ठीक है। वो जो बोलता है वो फाइनल होता है, तो इसीलिए वहाँ से लेस कर दो, मतलब जो लोअर होगा वो ले लेना। समझ में आ रही है मेरी बात, ध्यान से समझो। उसके ये वाला करने के बाद आपका जो है एक्सपेक्टेड रेंट निकल आएगा। अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल आता है तो आप क्या करोगे, फिर एक्चुअल रेंट से उसको कंपेयर करोगे। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो आप ले लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया म्यूनसिपल टैक्स पेड। हमारा जो नेक्स्ट हेड था वो क्या था, म्यूनसिपल टैक्स पेड। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, इसमें हम लोग सीख रहे थे कि म्यूनसिपल टैक्स जो है वो पेमेंट बेसिस पे होता है। हालांकि मेरा सारा कंप्यूटेशन जो है वो अक्रूवल बेसिस पे होता है, लेकिन म्यूनसिपल टैक्स जो है वो पेमेंट बेसिस पे होता है। अगर मैंने पेमेंट किया है तो मैं उसको कंसिडर करूँगा, और अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो उसको कंसिडर नहीं करूँगा। तो भैया जो कंसीडर नहीं करेंगे क्या उसको अगला साल ले सकते हैं? अगला साल पेमेंट करोगे तो अगला साल ले लेना। एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सपोज मान लो घर मेरा है, ठीक है, लेकिन म्यूनसिपल टैक्स जो पेमेंट करता है वो कोई और करता है, ठीक है। घर मेरा है, मैं नहीं पेमेंट करता, कोई और करता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने पेमेंट किया मुझे डिडक्शन दे दो? नहीं, मैं कभी नहीं बोल सकता ये बात। एक्चुअली मैंने तो पेमेंट किया ही नहीं म्यूनसिपल टैक्स, तो मैं कैसे बोलूँ? समझ में आ रही है मेरी बात? समझो गुरु, ठीक है। फिर मैंने एक और बात बोला आपको कि इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो है डिडक्शन का, अगर मान लो कि मैंने टैक्स पे नहीं किया म्यूनसिपल टैक्स और उसके ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी लगी, तो क्या मैं उस इंटरेस्ट या पेनल्टी जो पेमेंट करूँगा उसके अगेंस्ट भी डिडक्शन ले सकता हूँ? आंसर इज मैं डिडक्शन नहीं ले सकता। एक वर्ड मेरे को बार बार आप सुन रहे हैं मेरे मुंह से, डिडक्शन डिडक्शन डिडक्शन। डिडक्शन क्या है और एग्जेम्पशन क्या है? दो वर्ड आएंगे आपके पास, एक आएगा एग्जेम्पशन, एक आएगा डिडक्शन। एक आएगा अलाउड, एक आएगा डिसअलाउड। तो पहले तो डिडक्शन और एग्जेम्पशन के बारे में बताता हूँ, अलाउड डिसअलाउड किसी और दिन बताऊँगा। डिडक्शन का मतलब होता है हमारा, डिडक्शन का मतलब होता है हम लोग जो कंप्यूटेशन में से लेस करते हैं, ठीक है। डिडक्शन और एग्जेम्पशन ये जो दोनों वर्ड है ये हम लोग का यूज होता है एक तरीके से। ये दोनों वर्ड का मतलब होता है छूट, ठीक है। अगर मेरा इनकम अगर 2 लाख बन रहा है उसमें से मैं अगर 10,000 घटा दूं तो ये या तो डिडक्शन हो सकता है तो एग्जेम्पशन हो सकता है। डिडक्शन की खास बात क्या है, ये हमारा जो टैक्स पेबल होता है उससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। ये हमारा जो टैक्स पेबल है उससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। अगर मेरा लाख रुपए का सपोज मान लो मेरा टैक्स आता है, बताइए इनकम आता है, सॉरी टैक्स पेबल में बोला था, सॉरी इनकम। अगर सपोज मान लो मेरा लाख रुपए का इनकम आता है तो मैं लाख रुपए में से, ठीक है, 1.5 लाख कभी माइनस नहीं कर सकता एज अ डिडक्शन। डिडक्शन आपको कैसे मिलता है, ठीक है, आपके लिए मैं बता दूं। आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो या कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या सारा इन्वेस्टमेंट सारा खर्चा में? नहीं,
सरकार जो बोलती है उसके हिसाब से, सरकार के अकॉर्डिंग अगर आप ये एक्सपेंडिचर करते हो और ये इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है और आपने जितना एक्सपेंडिचर किया है उसके हिसाब से आपको डिडक्शन मिलता है। क्या कोई और क्राइटेरिया होता है डिडक्शन को मिलने का? आंसर इज यस। ठीक है, मिलता है। एक होता है सेक्शन 10AA का डिडक्शन, इसमें आप बिजनेस करते हो, एक्सपोर्ट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है। तो खैर ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूँ कि आप ये सब काम करते हो तो आप सरकार को बोलते हैं सरकार ओ माई बाप, हमने ये काम किया है, कुछ भला किया है, हमको कुछ दो ना, डिडक्शन दे दो, एग्जेम्पशन दे दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जेम्पशन। सेम टू सेम तरीका से एग्जेम्पशन भी आपको मिलता है। एग्जेम्पशन क्या होता है? एग्जेम्पशन या तो आपको कुछ खर्चा करने पे मिलता है, ठीक है, या तो कोई क्राइटेरिया सरकार ने बोल दिया है उसके हिसाब से आपको मिलता है। ठीक है, सरकार ये बात बोल देती है। क्या एग्जेम्पशन ज़्यादा हो सकता है? हो सकता है। क्या डिडक्शन ज़्यादा हो सकता है हमारे इनकम से? नहीं हो सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? डिडक्शन और एग्जेम्पशन का बीच का महाअंतर देखो, अच्छे से समझो। यही सब है जो आपको आगे में छोटी छोटी पॉइंट आपको दिक्कत देगी। आप बोलोगे डिडक्शन कहीं लग रहा है, कहीं एग्जेम्पशन लग रहा है, क्या है? एक बड़ा सिंपल सा बात बोलूँ, ठीक है, डिडक्शन और एग्जेम्पशन अच्छे से समझ। ठीक है, एग्जेम्पशन समझ में आ गया, डिडक्शन समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक्चुअली ये हमारा टॉपिक भी नहीं था आज का, लेकिन ठीक है मैं बता दिया। आगे बढ़ते चलो। कुछ और बातें मेरे को आपको बता दी भैया। ये जो आपने मेरे को जीए बताया, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपने जो मेरे को एनएवी बताया वो भी मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आपने जो ये कहानी बताया म्युनिसिपल टैक्स, सब समझ में आ गया। बट ये 30% वाला बात मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को आप ये बताइए 30% ही हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? एब्सोल्युटली विदाउट लॉजिक, नो मैजिक। इट इज लॉजिक नॉट मैजिक। तो आप समझो 30% ही क्यों सरकार ने बोला। जब भी आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो उसमें आपको एक चीज़ कंसिडर करना पड़ता है कि आप जब भी टैक्स पेमेंट करते हो या इनकम कंप्यूट करते हो, सरकार आपको बोलती है कि आप बिजनेस मतलब आप उस इनकम को जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा आपका लगता है आप उसको लेस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है, आप जो भी खर्चा आपको लगता है आप उसको माइनस कर सकते हो। सरकार बहुत लिबरल है, याद करो। अगर आप मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप सट्टाबाजी कर रहे हो उस पैसे का तो क्या मैं वो माइनस कर दूँगा? नहीं भाई, वो भी कर सकते हो कि नहीं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये नहीं है, मतलब इनकम मैंने जनरेट किया 50,000 का और मैंने बोल दिया सरकार मैंने 40,000 का सट्टाबाजी में हार गया, तो 40,000 सट्टाबाजी माइनस कर दो। अरे भाई नहीं, अभी नहीं करो। अगर करना भी होगा तो मैं बताऊंगा आपको कब कर सकते। ठीक है, अभी नहीं, समझो। तो उस केस में सरकार आपको बोलती है कि सर सुनो सुनो सुनो, आप जो है ये 30% ले। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सरकार हमारे यहाँ पर ना टॉयलेट साफ होता है, ठीक है, टॉयलेट साफ करने का ये खर्चा लगता है, ये ले लूँ? सरकार बोलेगी ले लो। फिर बोलोगे कल जाके सरकार हमारा यहाँ पर पेंटिंग हुआ है घर में, उसका खर्चा ले लूँ? ले लो। बोलोगे सरकार हमारा यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गया था तो फिर से रिपेयर कराया, उसका खर्चा ले लूँ? ले लो। सरकार ये ले लूँ, सरकार वो ले लूँ, सरकार ही बोलता है भाई रुक जाओ, ठंड रख, मैं बताता हूँ तुमको क्या लेना है क्या लेना है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या लेना है। सरकार बोलती है 30%। सरकार बोलती है 30% ले ले भाई। अब तेरा देगा, अब अगर तेरा उस 30% के अंदर अगर मान ले तेरा खर्चा लग गया तो बाकी का तेरा प्रॉफिट हो गया। और अगर 30% के ज़्यादा लगा तो कोशिश कर भाई खर्चा कम करने का, कोशिश कर। इसका मतलब आपका नेट एनुअल वैल्यू जो होता है सरकार उसके 70% पे ही टैक्स लेती है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ डिडक्शन मिलता है। समझ में आ रहा है? 30% बहुत ह्यूज अमाउंट।
तो क्वेश्चन में अगर मेरे को ये सब आलतू फालतू खर्चा दिया रहेगा तो भैया क्या मैं इसको माइनस कर दूं? क्योंकि आपने तो बोला है कि सरकार बोलती है कि आपको जो खर्चा लगा है ड्यूरिंग दी, ठीक है, उस इनकम को जनरेट करने के लिए आप उसको माइनस कर सकते हो। क्या मैं ये भी माइनस कर सकता हूँ? अरे भाई नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने तो आपको बोल दिया है कि आप 30%। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि सुन सुन सुन, इनकम को जनरेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा था, तब मैंने माइनस किया है। तो आप क्या बोलोगे? बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है? आप जाना मत, आप 30% ही सिर्फ माइनस करके आ जाए, ठीक है? ये सब कोई खर्चा नहीं माइनस करना। समझ में आया? बड़ा क्लियर है। अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी समझना है तो आपको ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको आपको रट लेना होगा, इसको आपको समझ लेना होगा, ठीक है? अगर ये कंप्यूटेशन के हिसाब से आप चलोगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कंप्यूटेशन का हिसाब भूले, सब भूल जाओगे। ऑलरेडी वीडियो जो है लंबी हो चुकी है बहुत, ठीक है? कोशिश तो चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को और आगे बढ़ाऊँ, बट ड्यू टू टाइम बाउंडेशन आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और इंटरेस्ट को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? सेक्शन 24, ठीक है? तो आज का ये वीडियो बस इतना ही तक, ठीक है? पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देगा, ठीक है? और तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ठीक है? बाय बाय।